meeting is now streaming live on Facebook, I guess. So we are live now, and in order to welcome our today's speaker and our participants, I'll request one of our senior members, Shri Sushil Ji Rakecha, to kindly introduce the speaker as well as welcome the participants. Just take a minute, Sushil. गौरव वाली आईडी को अनम्यूट करो. गौरव वाली आईडी अनम्यूटेड है सुशील अंकल. ठीक है, आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ी लो है अंकल, सो इफ यू कैन बी अ बिट लाउड प्लीज. ठीक है. सादर जय जिनेंद्र. तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की तरफ से मैं सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत करता हूं. आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही डायनामिक, शांत व यंग एंटरप्रेन्योर श्री पुष्प जैन भाग ले रहे हैं. मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जिसे मैं बचपन से जानता हूं उसका वेलकम करने का मुझे अवसर मिला है. मिस्टर पुष्प जैन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ KLJ Organic Limited. KLJ Group is the largest manufacturer and the market leader in plasticizer and polymers compound in South Asia, with plants in Silvassa, Gujarat, Qatar and Thailand. He has grown the business in many aspects over a career spanning 22 years. He graduated in BCom Honors from University of Delhi. He completed his Master in Business Administration, Finance and Marketing from the University of South California, Los Angeles, US. He is a member of Entrepreneur Organization and Young President Organization. He was the Vice President of Akhil Bharatiya Terapanth Mahasabha and was on the committee of Medhavi Chhatra Protsahan Yojana over 7 years. On the personal front, he is an avid adventure traveler, certified स्कूबा ड्राइवर एंड ए बाइकर. आपको यह जानकर खुशी होगी कि श्री पुष्प जैन श्रीमान KLJ जैन साहब के सबसे छोटे पुत्र हैं. सो नाउ आई प्रेजेंट बिफोर यू श्री पुष्प जैन. थैंक यू. धन्यवाद सुशील अंकल. आप सभी को सादर जय जिनेंद्र. आई एम थैंकफुल फॉर TPF Terapanth Professional Forum for giving me this opportunity to present in front of all you professional people, and I welcome you on this platform. मैं अपना टॉक स्टार्ट करूंगा. आराध्य के चरणों में, श्री चरणों में वंदन. आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदन. और आए हुए सभी व्यूअर्स जगह जगह से, ऑल ओवर इंडिया से, जो भी ज्वाइन कर सके हैं अपना समय निकाल के, उन सबको धन्यवाद, इंक्लूडिंग TPF मेंबर्स एंड आवर KLJ टीम मेंबर्स आल्सो. सो थैंक यू श्रील फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इमैक्युलेटली. बहुत अच्छी तरह तुमने सब चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है कि रोज़ इस लॉकडाउन के टाइम में सबको अपना टाइम यूज़ करने का मौका मिल रहा है. सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. मेरा जो टॉपिक है आज प्रेजेंटेशन में, आप लोगों ने स्क्रीन पे पहले देखा होगा. मैनेजिंग प्रोफेशनलिज्म एंड ओनरशिप, बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनलिज्म एंड ओनरशिप फॉर स्केलिंग योर बिजनेस. 3 इसमें की वर्ड हैं: प्रोफेशनलिज्म, ओनरशिप, और तीसरा वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, उन दोनों का बैलेंस. दैट विल बी माय मेन टॉपिक ऑफ दिस टॉक. आज कोई भी आदमी गूगल खोल के देखे प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है. प्रोफेशनलिज्म means, or a professional means a person competent or skilled in a particular activity. और हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में
हम क्योंकि बिजनेस प्रोफेशनल्स और ओनरशिप की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज अ बिजनेस प्रोफेशनल? अ प्रोफेशनल कमिट्स बियॉन्ड देयर सेल्फ and has respect for others. Professionals take responsibility for themselves and for the work they do. They always consider the consequences and the impact their actions would have on others. ये एक डेफिनेशन के तौर पे इंट्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ जो सब लोगों के लिए अवेलेबल है और जो हम सब मानते हैं ये प्रोफेशनल हैं। और बिजनेस ओनर कौन होता है? अ बिजनेस ओनर is the legal proprietor of a business, an individual or group that owns the assets of a firm and is responsible or gets the profits and losses from them. ये तो दो नाउन्स हैं, बिजनेस प्रोफेशनल और ओनर। इन दोनों नाउन्स को जोड़ने वाला जो की वर्ड है आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है उनका बैलेंस। बैलेंस हर चीज में जरूरी है। सृष्टि पूरी बनी है अपने बैलेंस पे चल रही है। आज दुनिया में जीवन अर्थ पे लाइफ इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर बैलेंस है। मिलियंस ऑफ अदर प्लैनेट्स है, उनमें किसी में लाइफ नहीं है, खाली अर्थ में लाइफ है क्योंकि अर्थ में वो ऑप्टिमम बैलेंस मिला जहां पे लाइफ पनप सकी। कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन लें, चाहे कंपनी हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारी खुद की लाइफ हो, हर चीज में एक बैलेंस की जरूरत है और उस बैलेंस से ही उस एंटिटी का ग्रोथ हो सकता है, उस बैलेंस से ही वो उत्तरोत्तर प्रगति कर सकती है। इसी तरह हम बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स है ओनरशिप का भी और प्रोफेशनल्स का भी। आज का हमारा डिस्कशन हम थोड़ा सीमित करेंगे कि हम मीडियम साइज कंपनीज जहाँ पे ओनर्स भी हैं और वो खुद सीईओ हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं बिजनेस, या स्मॉल बिजनेसेस जो 20-25 लोगों तक है और वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं बाउंड्री डिफाइन करूं तो वो बिजनेसेस जो मतलब $1 बिलियन से कम की टर्नओवर हो या 20-25 आदमियों से ऊपर हो, इस दायरे में जिन बड़ी कॉरपोरेशंस की टर्नओवर $multi-billion की है, उनका मैनेजमेंट और बैलेंस काफी डिफरेंट होता है। इसलिए मैं आज की टॉक का फोकस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे करूं कि जहां पे ओनरशिप और प्रोफेशनलिज्म में बैलेंस की जरूरत है। मैं कोई बड़ा कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट भी नहीं हूँ जो जगह जगह जाके कहीं बोलता हो। मैं एक सिंपल बिजनेसमैन हूँ जो एक फैमिली बिजनेस में लास्ट 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा हूँ, जो अगर आप लोगों को मीनिंगफुल लगे तो उसके लिए धन्यवाद, कोई चीज़ गलत लगे तो उसके लिए मेरी अपॉलॉजीज और खमत खामना भी। प्रोफेशनल्स जब बिजनेस में आते हैं या प्रोफेशनल्स के ऊपर जब कोई ओनर आता है, दोनों तरह के केसेस होते हैं। मैं एक आप सब लोगों का अटेंशन लेने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल कोई देना चाह रहा हूँ जो मेरे को पिछले मैं 2 साल पहले लंदन गया था और एक ऐसे ही लंदन बिजनेस स्कूल में एक टॉक में एक केस स्टडी देखने को मिली कि कैसे एक ओनरशिप और प्रोफेशनलिज्म का बैलेंस की परफेक्शन लेवल किस लेवल तक जा सकती है। तो मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन बोलना चाहूँगा, हालांकि आप सब म्यूट पे हैं, बस आप अपने मन में आंसर लीजिए इसका कि आप सब लोगों ने सुना होगा फॉर्मूला 1 रेसिंग के बारे में। फॉर्मूला 1 रेसिंग एक कार रेसिंग, बहुत हाई स्पीड रेसिंग है जिसमें इंजीनियरिंग की एक्सीलेंस टेस्ट होती है कि कितनी फास्ट गाड़ियां चल सकती हैं। उस इंजीनियरिंग एक्सीलेंस में उस रेसिंग के दौरान हर कार को
आफ्टर मतलब 40-50 लैप्स के बाद गाड़ी को एक पिट स्टॉप लेना पड़ता है, सर्विस के लिए रुकना पड़ता है पिट स्टॉप में, जहाँ की उसके टायर्स बदले जाते हैं, उसका रिफ्यूल हुआ जाता है और कई और प्रक्रियाएं जो उस गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में 20 आदमी लगते हैं। तो आप लोग अपने मन में एक आंसर सोचिए कि ये सब चीजें करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, कितने मिनट लगेंगे या कितना टाइम लग सकता है। आप लोग मन में अपना एक नंबर लगाइए, कोई 1 मिनट बोले, कोई कुछ 30 सेकंड बोलेगा, कोई 90 सेकंड बोलेगा, कोई 4 मिनट बोलेगा कि इसमें चारों टायर बदले जाएंगे, इसमें पेट्रोल भरा जाएगा और बाकी जो इंजीनियरिंग चेक्स होने हैं 20 आदमी ये प्रक्रियाएं करेंगे। मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि ईयर 2004 में एक रेड बुल नाम की एनर्जी ड्रिंक कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी, उसके ओनर ने एक फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम खरीदी जो उस टाइम जैगुआर के नाम से थी और अब एस्टन मार्टिन की रेसिंग टीम है। इट इज ओन्ड बाय द ओनर ऑफ रेड बुल। उस ओनर के आने से उस ओनर और प्रोफेशनल्स की जो अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया आई कि दे वर एबल टू रीच एन एक्सेलेंस लेवल विच इज अनइमेजिनेबल। इतने सालों की हार्डवर्क में उन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स इस पिट स्टॉप का रिकॉर्ड तोड़ा और इसी टीम ने तोड़ा हर बार। कम से कम 5 बार उन लोगों ने खुद के रिकॉर्ड तोड़े और लास्ट रिकॉर्ड अभी एंड ऑफ 2019 बिफोर ये कोरोना के बाद ब्राजील में रेस हुई, जिसका मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो दिखा रहा हूँ। श्रील मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ सबके साथ, वो देखेंगे तो आप लोगों को आपका आंसर मिलेगा कि कितना टाइम लगा इस पिट स्टॉप में। श्रील ये शेयर हो रहा है वीडियो? हाँ भैया शेयर हो रहा है। Thank you. आप लोगों ने देखा होगा इस पूरी एक्टिविटी में 1.82 सेकंड्स। मैंने जब ये पहली बार सुना मैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया था कि 2 सेकंड के अंदर इतनी एक्टिविटीज हो सकती हैं, ये अनइमेजिनेबल था मेरे लिए। और यही टीम क्यों कर पाई? क्योंकि इनके पास वो ओनरशिप और प्रोफेशनलिज्म का बैलेंस आ पाया। ये टीम इससे पहले भी एग्जिस्टिंग थी, जहाँ की सारे ये लोग प्रोफेशनल्स उसको मैनेज कर रहे थे और ओनर्स और भी थे जो कंपनीज फॉर्मूला 1 रेसिंग कंपनीज को ओन करते थे। बट इसी कॉम्बिनेशन में ये ओनर और ये प्रोफेशनल्स के कॉम्बिनेशन में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना सके। सो हम लोगों को अपने बिजनेसेस में ये बैलेंस ढूंढना जरूरी है कि कहाँ ओनरशिप और प्रोफेशनलिज्म का बैलेंस हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। प्रोफेशनल्स बिजनेस में क्या लेके आते हैं? कोई भी जो प्रोफेशनल आदमी है वो अपने एक स्पेशल ज्ञान से प्रोफेशनल बना है, कोई स्पेशल डिग्री है उनके पास, चाहे वो लॉ की हो, सीए की हो, इंजीनियरिंग की हो, एमबीए हो, कोई भी और स्पेशल उनके पास कोई टैलेंट है जो वो आपके बिजनेस में ला सकते हैं। वो प्रोफेशनल जब आपके बिजनेस में आ रहे हैं और आपको बिजनेस में नए सिस्टम्स और प्रोसेसेस दे पा रहे हैं,
जो आपके बिजनेस को बढ़ा सके, आपके बिजनेस को सिंप्लीफाई कर सके, डिसीजन मेकिंग को फास्ट कर सके, एग्जीक्यूशन को फास्ट कर सके। दोनों ही हो, चाहे वो प्रोफेशनल करे चाहे ओनर खुद करे। हमारा एम ये सब चीजें हैं कि सिस्टम बढ़िया हो, प्रोसेसेस बढ़िया हो, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, फास्टर डिसीजन मेकिंग हो और एग्जीक्यूशन बढ़िया हो। ये काम ओनर खुद कर सकता है जहां तक वो खुद करता है। अगर आदमी एक दुकान चला रहा है जिसमें 4-5 आदमी काम कर रहे हैं और ओनर खुद अपनी मेहनत से वो परफेक्शन लेवल से वो काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे आदमी ग्रो करेगा, एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी से जहां पे 5, 7, 10, 20 आदमी काम कर रहे हैं, उसको ग्रो करना है तो नए प्रोफेशनल्स, नए आदमियों को उनको लेना पड़ेगा। प्रोफेशनल्स का रोल तो ये आया, ओनर भी क्या लाएगा? जब दोनों का बैलेंस आना है तो व्हाट इज ओनर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल? हमेशा कंपनी का जो भी फाउंडर है, ओनर है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स और कल्चर हमेशा ओनर से आते हैं। प्रोफेशनल्स अपने टैलेंट ला सकते हैं, बट उस कंपनी का क्या सोल है, क्या कल्चर से वो कंपनी जानी चाहती है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी, क्या उसकी मार्केट में ट्रस्ट रहेगी, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, ये चीजें ओनर दे सकता है एक कंपनी को। जो रेड बुल वाले एग्जांपल में देखा कि उसने 2005 में ये कंपनी ली, उसने एक विजन बनाई कि मेरे को इसको नंबर 1 परफेक्ट F1 कंपनी बनानी है। उस विजन से वो प्रोफेशनल्स के पास एक टारगेट मिला उसको इम्प्रूवमेंट करने का, एक मोटिवेशन मिला। तो वो रोल ओनर का हमेशा रहेगा। कोई भी प्रोफेशनल कोई कंपनी को चलाए, ओनर का ये रोल हमेशा कंपनी के बिगिनिंग से लेके परपेचुटी तक ये रोल हमेशा रहेगा। जिस दिन ये रोल लूज हो जाता है, कंपनी में डिफिकल्टीज आने की उम्मीदें होती हैं। बहुत सारी कंपनियां हमने देखी होंगी हिस्ट्री में, करंट टाइम्स में भी, जहां पे ओनर में या तो डिसइंटरेस्ट आ गया, या कोई इनकॉम्पिटेंस आ गई, या कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया ओनर्स में। उसके कारण से बिजनेसेस, बहुत बढ़िया प्रोफेशनल्स होने के बाद भी उसके कारण बिजनेसेस फॉल हो जाते हैं, बैंकरप्ट भी हुए हैं काफी। ओनर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनका इंटरेस्ट उस कंपनी को चलाने में नहीं है तो राइट प्रोफेशनल्स को लाके वो कंपनी चलाए तो ही वो कंपनी आगे बढ़ पाएगी। जब प्रोफेशनल्स आप हायर करते हैं, ओनर आप लोग सब प्रोफेशनल्स भी हैं और आप कुछ लोग अपने बिजनेसेस भी चलाते हैं, चाहे वो सीए की प्रैक्टिस है, चाहे वो कंसल्टिंग प्रैक्टिस है, चाहे लॉ प्रैक्टिस है। इन अ फॉर्म देयर आर देयर ओन बिजनेसेस ऑल्सो। तो जब भी आपको ग्रो करना है और प्रोफेशनल्स नहीं ला रहे हैं, हर प्रोफेशनल को लेने की, उसको चूज करने में जितना टाइम ओनर को लगाने की जरूरत है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक अच्छा प्रोफेशनल कंपनी को बहुत बढ़िया कर सकता है और एक खराब आदमी कंपनी को मतलब एक खराब इन द सेंस कि जो राइट फिट नहीं हो। आदमी खराब अच्छा नहीं होता, उस कंपनी के लिए राइट फिट होना चाहिए। इसलिए हर प्रोफेशनल को आप जहां भी प्लेस कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ प्लेस करना, जैसे हम कहते हैं अपने धर्म में भी या हर सिस्टम में कि हर चीज की एक जगह होती है और उसकी वैल्यू उस जगह पे ही है। आप जिस आदमी को अपनी कंपनी में रख रहे हैं, उसको अगर आपने सही जगह पे, आपने सही जगह सही सामान नहीं दिया तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। आपने एक अच्छा क्लर्क को आपने चाहा कि मैं प्रमोट कर दूं, ये बहुत बढ़िया आदमी है, मेरे साथ इतना साल काम कर रहा है, उसको आज मैनेजर बना दूं। अगर उसमें वो कैपेबिलिटी मैनेजर बनने की नहीं है तो यू विल लूज अ गुड क्लर्क एंड यू विल गेट अ बैड मैनेजर। आपको बहुत केयरफुल रहना है कि किस आदमी की किस जगह राइट प्लेस है, वो उसकी राइट कंट्रीब्यूशन और वैल्यू कहाँ पे आ सकती है। ये चीजें आप अपने बिजनेस में ही जज कर सकते हैं।
हम कोई भी बिजनेस को प्रोफेशनलाइज करना, अगर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू से प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो एक ईज रहता है सारी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो शुरू से एक प्रोफेशनल कल्चर में डेवलप होता है। बट जहाँ पे बिजनेस शुरू में ओनर्स के द्वारा मैनेज्ड है, डायरेक्टली ओनर से मैनेज्ड है, जैसा कि हम लोगों में, काफ़ी लोगों में होता है, उसको हम बाद में जब प्रोफेशनल्स लाते हैं तो ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होता है हर एक के लिए। उस ट्रांजिशन में बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जितने आदमी हैं आपके अंडर, चाहे पहले 20 आदमी रहे हों, चाहे 50 रहे हों, प्रोफेशनल्स के आने के पहले वो जब आपको रिपोर्ट कर रहे हैं एज ओनर, और बाद में उनको आज मालूम पड़ा कि साहब ये नए अफसर आ गए हैं जिनको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो उस चैलेंज को आपको एज अ ओनर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको एज अ ओनर भी उसमें मोल्ड होना पड़ेगा, उसको प्रोफेशनल को जगह देने के लिए। आपको अपना हर आदमी जो ओनर पहले सारा काम खुद कर रहा हो, उसको अपना काम डेलीगेट करना, अपना काम छोड़ना, बीच में किसी और को रिस्पॉन्सिबल बनाना, ये जिम्मेदारी एक ओनर की बहुत ज़्यादा है। और बहुत बहुत जगह देखा है हमने फैमिली बिजनेसेस में, जहाँ पे प्रोफेशनल्स आए, ओनर का मोह ही नहीं छूटा, ओनर अपनी बागडोर छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तो इज द ओनर रेडी टू ब्रिंग प्रोफेशनल्स इन? ये मेंटली रेडी होना बहुत जरूरी है ओनर के लिए, ऐसा कोई भी कदम उठाने के लिए। हमारे ग्रुप में भी एक एग्जांपल ऐसा है जो मैंने एक्सपीरियंस किया खुद, कि हमने 2008 में थाईलैंड में प्लांट चालू किया। डे 1 से वो प्रोफेशनली मैनेज था। वी हैड अ CEO, वी हैड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम एज ओनर्स खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे और लोकली मैनेज खाली लोकल मैनेजमेंट कर पाती थी। तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं होती। बट जहाँ पे हम ओनर्स खुद काम देख रहे हैं, हमारा एक और सिमिलर मेरे खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ एग्जांपल है। मैं पहले शुरू में कंपाउंडिंग का काम देखता था, पॉलीमर कंपाउंडिंग। हमारी एक फैक्ट्री दिल्ली में भी होती थी और सिलवासा में भी थी। दिल्ली की फैक्ट्री में हम सामने मौजूद थे हर एक के लिए, तो वो उतनी मेरे हिसाब से कम बढ़िया मैनेज हो पाई जितनी सिलवासा हो पाई। सिलवासा में हम सामने अवेलेबल नहीं थे डिसीजन मेकिंग के लिए, तो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस वर इन प्लेस कि भाई वो फैक्ट्री का ऑपरेटिंग जो मैनेजमेंट है वो लोकली वहाँ करें, उनको हर बार ओनर को या मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़े। दिल्ली में हर प्रॉब्लम में आदमी सामने आके हमसे पूछता था, तो वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाते थे। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे प्रोफेशनल को कंफर्ट जोन मिले, उनको छूट मिले, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिले और उनकी ड्यूटीज भी डिफाइन हो। आज हम लोग जहाँ पे भी ये प्रोफेशनलिज्म आया या प्रोफेशनल मैनेजमेंट आया, एक बड़ा ज़रूरी काम रहता है मैनेज करना कंपनी के लिए कि सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में सिंप्लिसिटी रहे। ये नहीं हो कि आपने इतने लेयर्स ऑफ प्रोफेशनल्स बना दिए कि आपकी कंपनी ब्यूरोक्रेटिक हो गई, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गया। आपको जहाँ पे पहले डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास एज ओनर कोई आदमी आके पूछ के चला जाता था, अब उसको 10 आदमियों के पास जाना पड़ रहा है और कंफ्यूज होते हैं डिसीजन मेकिंग में। ये क्लियर डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड ड्यूटी मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सफ़र नहीं करे ओवर प्रोफेशनलिज्म में। आज हम लोगों को लगता है कि ये प्रोफेशनलिज्म इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। प्रोफेशनल इंग्लिश वर्ड है, हम लोग सब बहुत कॉमनली प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, और हमको लगता है कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि बाहर की कंपनियां आई और उन्होंने, कंसल्टिंग कंपनीज ने या मल्टीनेशनल्स ने आके हमें सिखाया कि ये प्रोफेशनलिज्म होता है। मैं इस बात को बिल्कुल सत्य नहीं मानता। मेरे हिसाब से इंडिया में प्रोफेशनलिज्म
और प्रोफेशनल्स आदि काल से चले आ रहे हैं। मतलब जितना आप दूर पीछे जाओ हिस्ट्री में, इंडिया में प्रोफेशनल्स हिस्टोरिकली और इतने बढ़िया प्रोफेशनल्स रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे हिसाब से पूरी हिस्ट्री में सबसे बढ़िया कोई प्रोफेशनल हुआ है तो वो है चाणक्य। चाणक्य एक सिंपल टीचर थे। उन्होंने एक चीज ठानी कि इस देश को एक करना है। इस लेवल तक वो प्रोफेशनल थे कि उन्होंने अपने ओनर को, अपने राजा को भी ट्रेन और चूज उन्होंने किया, और फिर भी उसकी ओनरशिप नहीं रखी उन्होंने। वो हमेशा टीचर ही रहे, वो कभी राजा नहीं बने और ना उनकी इच्छा थी। ही वॉज अ ट्रू प्रोफेशनल कि उन्होंने अपने राजा को इतनी ऊंचाई दी, इतनी ट्रेनिंग दी कि दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एक आदमी, एक बढ़िया प्रोफेशनल, आज से कितने करीबन 2500 साल पहले, तो ये प्रोफेशनल इंडिया में हिस्ट्री में बहुत बार रहे हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, अकबर एक अनपढ़ आदमी था। वो पढ़ नहीं सका था क्योंकि वो 13 साल की उम्र में ही राजा बन गया था। वो अपनी कभी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। वो युद्ध में बिजी रहा या अपने एम्पायर को बढ़ाने में बिजी रहा। उसके कोर्ट में नवरत्न थे। उसने सबसे बढ़िया, उसमें सबसे नंबर 1 जो पॉपुलर बीरबल माने, चाहे मान सिंह जी माने, चाहे टोडरमल जी माने, उन्होंने 9 नवरत्नों की अपनी एक टीम तैयार की थी जो अकबर को सही ज्ञान देने में सक्षम थे। तभी अकबर का रूल, अकबर एम्परर द ग्रेट खाली अकबर होने से नहीं बना। उनके पास ऐसे नवरत्न, ऐसी टीम थी जो उनको अकबर द ग्रेट बना सके, और वो ऐसी टीम को आइडेंटिफाई कर सका, उन्हें सही जगह दे सका अपने दरबार में, उनसे सीख सका और उनसे एग्जीक्यूट भी करा सका। तभी वो अकबर द ग्रेट बना। हमारे को प्रोफेशनलिज्म का कई जगह ये भी होता है लोगों को कि नई जनरेशन आती है बिजनेस में, बोलती है जी हमको प्रोफेशनलाइज करना है। एक बड़ा मतलब एक तरह से अच्छा फैशनेबल वर्ड भी हो गया कई जगह के प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट खाली प्रोफेशनल होने के लिए नहीं है, इट शुड लीड टू बेटरमेंट इन द बिजनेस। आपका बिजनेस उससे इंप्रूव नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपके प्रोसेसेस इंप्रूव होंगे, आपका बिजनेस उससे ग्रो हो सकता है, तो उस प्रोफेशनलिज्म का फायदा है। खाली फॉर द नेम से कि आपकी प्रोफेशनल टीम है और बिजनेस आप अपना ग्रो नहीं कर पा रहे, आपका बिजनेस लॉसेस में है, तो डेफिनेटली यू नीड टू रीलुक एट योर प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। या तो आपके आदमी सही नहीं है, या आपके एग्जीक्यूशन सही नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गलती है। इट विल बी टाइम टू लुक बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। ऐसी रेस में प्रोफेशनलिज्म में नहीं चलते रहें कि जहाँ खाली भाई प्रोफेशनलाइज करना है, चाहे बिजनेस अच्छा रहे या खराब रहे, बिजनेस के बेटरमेंट के लिए प्रोफेशनलाइज हो रहा है। वो एम हमारा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इट इज मेंट टू इम्प्रूव द बिजनेस एंड द लाइव्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों में मतलब प्रोफेशनल्स बहुत तरह के होते हैं। बिजनेस प्रोफेशनल्स तो हैं, बहुत प्रोफेशनल्स कंसल्टेंसी भी देते हैं। आज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंसल्टिंग कंपनीज है, प्रोफेशनल्स हैं उनमें। दे कैन गिव वेरी गुड एडवाइस, बट कैन दे रन अ वेरी गुड बिजनेस? हमारे पास बहुत ओकेजन्स पे ऐसे कंसल्टेंट्स आए जो प्रपोजल्स लाते हैं। हम उनसे एडवाइस ले सकते हैं, बट उनमें एक चीज जरूर मिसिंग होती है हमेशा, वो है उनकी अटैचमेंट और परमानेंस। वो उस कंपनी से जो जुड़ाव कंपनी के एम्प्लॉयज और ओनर का होता है उस कंपनी का, कंपनी के प्रति, वो आउटसाइड कंसल्टेंट से हम खाली उनसे एडवाइस और सीख ले सकते हैं, बट वो जुड़ाव तो हमारे खुद के प्रोफेशनल्स और ओनर को ही जोड़ना पड़ेगा। जितना मर्जी कोई बाहर से, चाहे पीडब्ल्यूसी से आ जाए, चाहे कोई लीगल कंसल्टेंट आ जाए,
उसका यूज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये हम इन हाउस एज अ टीम ऑफ ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स ओनली कैन डिसाइड। कोई आउटसाइड कंसल्टेंट आके आपका बिजनेस नहीं चला सकता, वो आपको खाली एडवाइस दे सकता है। वो एग्जीक्यूट और उसको सही तरीके से क्रियान्वित तो आपको खुद ही अपनी टीम के साथ ही करना पड़ेगा। मेरे मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बढ़िया आदमी जो मेरे साथ कोई काम करते हों, जिनको मैं सबसे बढ़िया नंबर मैं मानता हूं कि मेरी जो टीम, कोर टीम कोई मेरे साथ जो डायरेक्टली काम करती है, उनमें से सबसे बढ़िया आदमी मैं मानता हूं जो मेरे को फ्री कर सके। सबसे बढ़िया प्रोफेशनल वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन में आए और अपनी टीम को इतना ट्रेन कर सके कि वो उसको खुद को फ्री कर सके। इतना निर्मोही कोई आदमी प्रोफेशनल आके कई बार उनको अपनी कुर्सी से मोह भी हो जाता है कि यार मैं मेरे नीचे वाले आदमी को ट्रेन कर दूं, कल को वो मेरी कुर्सी ही नहीं ले जाए। बट ये कॉन्फिडेंस हर प्रोफेशनल को, बढ़िया प्रोफेशनल को हमेशा ये कॉन्फिडेंस होता है कि इनसिक्योरिटी नहीं होती उसको, ये सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस होता है कि मैं मेरी जगह हमेशा रहेगी। मैं जितने आदमियों को अपनी जगह पे ला सकूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ोतरी करा सकूं, उतनी ही मेरी उस प्रोफेशनल की वैल्यू बढ़ेगी उस ऑर्गेनाइजेशन में। सो द बेस्ट एक्सीलेंट प्रोफेशनल इज नॉट ओनली अ पर्सन हु डज हिज जॉब प्रॉपरली, जो अपनी टीम को साथ में ट्रेन करके, मोटिवेट करके उस लेवल तक ला सके कि उस प्रोफेशनल की उस सीट पे जरूरत भी कम मालूम पड़े, तो वो प्रोफेशनल आगे और काम ले सकता है, फिर वो और चीजों में ग्रो कर सकता है। तो मैं हमेशा ढूंढता हूं ऐसे लोग जो कि किसी प्रोफेशनल की किसी पोस्ट की जगह को वो फ्री कर सकें, वो की आदमी है ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे को बोलते हुए अच्छा खासा समय हो गया, मैं चेक कर रहा हूं कोई पॉइंट कोई छूट तो नहीं गया मेरे से। एक सब प्रोफेशनल्स और ओनर्स और एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मैं ये बात खाली कंपनीज नहीं, एज अ फैमिली या एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह हारमोनियस कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप जितने मर्जी बढ़िया आदमी ले आए, अच्छे सिस्टम बना लें, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी ला के रखते हैं सामने, जब तक टीम की हारमोनियस कम्युनिकेशन नहीं होगी, जो डिसीजन ऊपर मैनेजमेंट ने लिया है, चाहे ओनर्स चाहे प्रोफेशनल्स, वो डिसीजन डाउन दी लाइन अप टू दी वर्कर, अप टू दी सेल्समैन, अप टू दी लास्ट पर्सन, वो क्रियान्वित कम्युनिकेट नहीं होता, तब तक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से ग्रो नहीं कर सकती। इन सब प्रोफेशनलिज्म और ओनरशिप के बैलेंस को अचीव करने के लिए ये कम्युनिकेशन सबसे बड़ी कड़ी है। अगर कम्युनिकेशन आपस में हार्मनी है, दो प्रोफेशनल्स में जो एक टीम में हैं, अगर बढ़िया से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे की गलतियां भी पॉइंट आउट कर सकते हैं और फ्रीली आदमी सुन सकता है, तो वो टीम हमेशा इंप्रूव करके एक्सीलेंस की तरफ जाएगी। और जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, हम एक दूसरे की खाली बुराई कर सकते हैं या हम एक दूसरे को खाली नीचा दिखाने में लगे हैं, जहाँ मतलब एक सौहार्द वाली कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इस चीज से सफर करेगी। तो इस सब बैलेंस को अचीव करने में, जो मैंने शुरू में कहा कि प्रोफेशनल और ओनरशिप दोनों एंटिटीज हैं की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन दोनों का बैलेंस, उन दोनों की हार्मनी, कम्युनिकेशन की, सिस्टम की, थॉट प्रोसेस की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से शिल मैंने अपने असाइन टाइम से शायद थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया हो, बट मेरे को इतनी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस की शेयर करनी थी। मैं कोई, जैसे शुरू में मैंने कहा, मैं ना तो टीचर हूँ और ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अपने फैमिली के साथ, अपने बिजनेस के साथ
जो जो एक्सपीरियंसेस हम ले सके, खासकर पापा की गाइडेंस में, मेरे दोनों बड़े भाइयों के साथ, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें मेरे को इस 22 साल में सीखने को मिली, स्टार्टिंग फ्रॉम माय एजुकेशन, चाहे मैं एमबीए में, और एक चीज़ और मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ लास्ट में, कि हर प्रोफेशनल के लिए, और चाहे वो ओनर प्रोफेशनल हो, जो आदमी जिस चीज़ को मैनेज कर रहा है, एक चीज़ जरूर ध्यान में रखे कि लर्निंग का कोई एंड नहीं है। आप अगर जिंदगी भर अपनी स्टूडेंट लाइफ याद रख लें और बार बार याद करते रहें, तो आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इस चीज को ध्यान रखने के लिए मैं ट्राई करता हूं कि मैं हर साल एक कॉलेज सेटिंग में, यूनिवर्सिटी सेटिंग में जाके कोई नई चीज सीख सकूं। चाहे मैं लंदन बिजनेस स्कूल गया या आईएसबी गया, तो आप उस कॉलेज सेटिंग में जाके आपके डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, कुछ नई चीज लेके आए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत बना सके। आप सेम रोज के कार्यक्रम में, रोज के ऑपरेशन में लगे रहे और कुछ नया नहीं कर पाए, तो आप पीछे रह जाएंगे। चलती का नाम गाड़ी है, जो रुक गया वो पीछे रहेगा। सो आई थिंक, थैंक यू श्रील फॉर द टाइम। आप कोई क्वेश्चंस लेना चाहें, या जैसे सबसे बढ़िया तो लग रहा था भैया आपको सुनना, लेकिन क्वेश्चंस काफी सारे आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं अपने एक एक करके। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, मांगीलाल, अजातशत्रु मांगीलाल जी सेठिया हैं आपके साथ में अभी ज्वाइन हुए, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया आपको। माय कॉम्प्लीमेंट एंड बेस्ट विशेस फॉर प्रेजेंटिंग इन अ सिंप्लीफाइड वे on how to business ownership and professionalism to get best results in any business. With affection, Mangilal Sethia. So उनकी तरफ से मेरा है, so I thought I'll just read that out for you. Thank you, means a lot to me. Thank you. Next question मैं ले रहा हूँ सर, आया है मुदित कुमार जैन जी से दिल्ली से। ये पूछ रहे हैं, did you ever experience failures in your projects? If so, what was the learning from it? मुदित जी आपने बताया ना, मुदित जी का क्वेश्चन है ना? हाँ। मुदित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी आदमी इस दुनिया में नहीं होगा जिसने कोई फेलियर्स एक्सपीरियंस नहीं किए हों। फेलियर्स एक्सपीरियंस करके उनसे सीख सके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत हेल्पफुल रहेगा। यस, वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस फेलियर्स। हमारे साथ कई चैलेंजेस भी आए। हम लोग कुछ जगह हमने, फॉर एग्जांपल आई कैन कोट टू यू आल्सो, कि हमने नेपाल में एक फैक्ट्री लगाई थी सोच के कि एक नई कंट्री में और नए बिजनेस प्लान के हिसाब से हमने लगाई, बट वहाँ की लोकल कोई सिक्योरिटी कंडीशंस के कारण हम वहाँ वो फैक्ट्री चला नहीं पाए। तो दैट वाज अ फेलियर, बट इट वाज अ लर्निंग ऑल्सो, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई है बिजनेस में तो वो हमारे आदमियों की जान माल है। तो जिस दिन हमारे को सिक्योरिटी का अंदेशा हुआ, हमको वो बिजनेस तुरंत हमको बंद करके हमने वहाँ से सिलवासा शिफ्ट कर दिया। तो फेलियर्स तो आते हैं, और छोटे मोटे फेलियर्स तो रोज़मर्तबा भी आते हैं। कभी कोई चीज़ पास नहीं होती, कभी कोई ऑर्डर छूट जाता है, या कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, या कभी कोई सरकार के साथ हमारा कोई इशू सेटल नहीं हो पाता। ऐसे फेलियर्स तो रोज आते हैं, बट बड़े फेलियर्स भी देखने को मिले और काफी सीखने को मिला आपसे। आई होप दैट आंसर्स मुदित जी's क्वेश्चन। जी, थैंक यू भैया। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, संपत मलजी नाहटा है अपने साथ में दिल्ली से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आई एम म्यूटिंग हिम। उस कॉन्क्लूजन बहुत अच्छा लगा तुम्हारे को सुन के। मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, लेकिन पुष्प के आज का रूप देख के मेरे को बड़ा मन में खुशी हुई कि जो प्रोफेशनलिज्म और ऑनरशिप का तुमने डिफरेंस बताया। लेकिन एक चीज जो मैं आज तक नहीं समझ पाया, पिछले 40 साल से संपर्क है, तुम इतने पापा जैन साहब के इतने मनोनुकूल कैसे रहते हो? पापा को अगर वल्लभ भाई पटेल पसंद है तो तुमको भी वल्लभ भाई पटेल पसंद है। जनरेशन गैप है, सोचने की थिंकिंग का डिफरेंस है, पर जितने मनोनुकूल तुम हो कि पापा को अगर नरेंद्र मोदी पसंद है तो आपको भी नरेंद्र मोदी पसंद है। एक तो उनका मनोनुकूल होना, कैसे रह सकते हो? आज मेरा बेटा भी बहुत ठीक है, लेकिन इतना मनोनुकूल
बनना और रहना, पूरे परिवार के साथ में इस तरह से रहना, ये इसके हमको थोड़ा सा और समझाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो परिवार में ओनरशिप में स्ट्रेंथ है, उसके अंदर से फैमिली में मनोनुकूलता भी सबसे जरूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। बहुत बेहतर, उस अच्छा, मतलब मैं इतना अच्छा लगा, मैं कह नहीं सकता उनको। मैं जब से देखा है कि वो उस ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर केएलजे ग्रुप। और दूसरी बात, पहले सुनते थे कि बड़े बटवृक्ष के नीचे पौधे नहीं पनपते हैं, लेकिन केएलजे साहब के इतने बड़े बटवृक्ष के नीचे इतने अच्छे पौधे पैदा हुए हैं, कमल, हेमंत, पुष्प और भी बहुत ज्यादा, सभी आदमी, मैं भी अपने आप को मानता हूँ। तो ये कैसे हुआ, ये तो जैन साहब से पूछेंगे, लेकिन मनोनुकूलता के ऊपर में आप हमको थोड़ा सा एडवाइस करो। मैं इसको, ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले तो पापा से परमिशन ले रहा हूँ इसको आंसर करने की क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पापा और मेरे दोनों के बारे में किया आपने। बट इन जनरल मैं इसको थोड़ा जनरलाइज भी करूंगा साथ में। मनुकूलता ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरत है। मैं पापा के मनुकूल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज जो पापा को पसंद है मेरे को पसंद हो, बट हम एक दूसरे के मन का ध्यान रख सकें, वो जरूरी है। मेरे अपने थॉट प्रोसेस होंगे, पापा के अपने भी थॉट प्रोसेस होंगे, कुछ जगह एक होंगे, कुछ जगह हम आर्ग्यू भी कर सकते हैं, बट हम एक दूसरे के मन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो सबसे बड़ा जरूरी काम। तो ऑर्गेनाइजेशन में मेरे ख्याल से मैं मेरी और पापा की चॉइसेस अगर ज़्यादा सिमिलर हैं तो वो कुछ जेनेटिक भी हो सकती हैं, कुछ मे बी मैं उनसे बचपन से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मेरे आइडल रहे हैं तो उसके कारण भी हो सकती हैं। उसके रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, बट मनोकूल होना और साथ में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होना, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आई थिंक दैट पार्टली आंसर्स भाई जी क्वेश्चन। और बाकी कुछ जो पर्सनल लेवल पे भाई जी, पापा और मैं साथ में बैठ के बात कर लेंगे चाहे कि पापा के अनुकूल कैसे कैसे बने हैं, सब लोग हैं। आप भी तो पापा के अनुकूल हो, तो आपको भी पता है अगला एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो मन्नालाल जी, सॉरी मांगीलाल जी सेठी अपने मुंह से देना चाह रहे हैं। अंकल, उस पे आवाज आ रही है मेरी? हाँ, प्रणाम प्रणाम। आवाज आ रही है, बिल्कुल प्रणाम अंकल। इतने दिन तो मैं ये समझ रहा था कि केएल जैन साहब को तो मैं थोड़ा बहुत समझता था, बट तुम्हारे विचार सुन करके भी मुझे इतनी खुशी हुई कि जैन साहब ने तुमको जिस ढंग से ग्रूम किया और जितनी तुमको छूट दी है और जिस ढंग से तुमने स्टडी करके बाहर में और अपने विजन को हमारे सामने रखा है, तो इससे मुझे पारिवारिक रूप से गौरव की बहुत अनुभूति हो रही है। थैंक यू। मेरा आशीर्वाद हमारे तुम्हारे साथ है हमेशा, और तुम इसी तरह प्रोग्रेस करते रहो, यही मेरे शुभकामना। थैंक यू बाबू साहब। थैंक यू अंकल। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है सिद्धार्थ सुराणा जी का। सिद्धार्थ सुराणा जी पूछ रहे हैं रिटन प्रोसीजर एंड सिस्टम्स की क्या इंपॉर्टेंस है। डॉक्यूमेंटेशन, वी कॉल इट डॉक्यूमेंटेशन, सो उसका। सिद्धार्थ जी, अच्छा, अगेन गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। रिटन प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स का इंपॉर्टेंस है भी और नहीं भी मेरे हिसाब से, एंड इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो हर चीज बहुत रिटन प्रोसीजर से फॉलो होते हैं, दैट इज मोर सीन इन वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई मल्टीनेशनल कंपनीज बड़ी जो भी हैं, चाहे कोक हो या एक्सन मोबिल हो या कोई भी लार्ज मल्टीनेशनल्स में, रिटन प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस की प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। इन स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस में उसकी ज़रूरत होती है, बट उतनी ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं। जैसे हम लोगों ने भी ट्रांजिशन किया फ्रॉम जैसे जैसे ग्रो हुई ऑर्गेनाइजेशन, तो जहाँ पे कुछ सिस्टम्स हमेशा या तो वर्बल थे या माइंड में थे, हर एक को जो भी पूछ के करने की बात थी,
तो धीरे धीरे कुछ चीज़ों में हमको भी रिटर्न सिस्टम्स हम लोगों ने भी बनाए, चाहे HR पॉलिसीज हैं, चाहे ISO सिस्टम्स हमने बनाए। तो दोज वर अ सेट ऑफ रिटन प्रोसीजर्स टू फॉलो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो जहाँ पे स्पेसिफिक उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिटन प्रोसीजर्स। आज कोई मेडिकल डिवाइसेस बना रहा हो और वो रिटन प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रहा हो, तो दैट इज अ बिजनेस चैलेंज फॉर देम, इट्स अ माइनस पॉइंट इन देयर बिजनेस। बट एक आदमी रोज की कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है या कोई स्मॉल बिजनेस कर रहा है, वो अगर रिटन प्रोसीजर्स में उलझ गया तो वो डिसीजन मेकिंग डिले नहीं कर सकता। वो अगर खोल के देखेगा पहले कि भी मैं किताब खोलूं और देखूं और क्या प्रोसीजर है, क्या किसकी पावर है, तो इसके दोनों प्लस और माइनस दोनों हैं। Generally, in smaller organization, the importance is less. As you grow, the importance of written procedures increases. That's all I had to share for my experience. थैंक यू भैया। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ नीतू पटावरी जी का। उनका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द 5 ways टू क्रिएट अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट? और ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने बोला था आप मोटिवेटर नहीं है। इसीलिए मैं इसके आंसर में सबसे पहले बोलने वाला था कि मेरे पास कोई 5 प्रिंसिपल्स या 5 चाबियां नहीं है कि भैया ये खोल लो और आपका सक्सेस आ जाएगी। मैं नाम नहीं सुना, सॉरी शिल, किसका क्वेश्चन था? नीतू पटावरी जी। अच्छा, नीतू भाभी जी का। 5 ways में मैं सबसे पहला कोई दर्जा दूंगा तो जो मैंने बोला, हार्मोनियस कम्युनिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिजनेस, सोशल, फैमिली और एनीथिंग, हार्मोनियस कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड, ये सोचने वाला काम है, ऋतु मुझे टाइम लगा देंगे ये अलग से मेरे ख्याल से टू इलेबोरेट कि विच आर द टॉप 5। इफ आई 5 तक नहीं जाऊंगा शायद मैं, बट हार्मोनियस कम्युनिकेशन के बाद अगर मैं कोई बोलूं तो हर आदमी की जब तक अपनी जगह आपने डिफाइन नहीं की, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी की जगह है और उसकी उस जगह पे वैल्यू है, दैट इज वेरी की इन द टीम के यू हैव द राइट पीपल एट द राइट प्लेस। थर्ड, कोई चीज बोलूं तो बिजनेस का मेन एम ग्रो करना है या मेन एम उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी है। बिजनेस जितना मर्जी अगर कोई वर्बल बातें जितनी मर्जी कर लें, अगर वो पैसा नहीं बना रहे तो वो सक्सेसफुल नहीं माना जाता। तो जब तक उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एक्यूमेन नहीं कि कहाँ से मेरा पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, उसको अगर हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे तो वो बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और उसका की है कि काफ़ी यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अच्छा लगेगा, अकाउंटिंग इज अ वेरी बिग की टू हैव द रेंज ऑफ अ गुड बिजनेस। अकाउंट में हर चीज का आना और जाना जब आपके हाथ में कंट्रोल में है तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी नेचर हो बिजनेस का, उसमें अकाउंटिंग, कंट्रोल ऑफ मनी कमिंग इन एंड आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दीज, मैं 3 पर ही रुकता हूँ, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा कि मेरे पास। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ विजय सुराणा जी का। विजय सुराणा जी का कहना है कि I think there should be mentorship programs by experienced and top-notch people like you. Your thoughts, please. So he's asking for thoughts. मैं अभी तक रिवर्स साइड में रहा हूँ। मैं मेंटरशिप प्रोग्राम्स के लिए मैं तो यूनिवर्सिटीज जाता हूँ, पैसे दे के लंदन और हैदराबाद तक जाता हूँ कि भाई मेरे को भी कोई मेंटरिंग करे। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर कि आई हैव हैड अ लाइफ कोच विद मी फॉर लास्ट, पीछे 1 साल के लिए मैंने भी एक लाइफ कोच रखा था। और हर आदमी को लाइफ में अपना एक कोई कोच जरूर रखना चाहिए कि जिसकी जो आपको वो अपना आईना दिखा सके। वो आपका कोई परिवारजन हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, या कोई कोच भी हो सकता है। इस तरह के मेंटरशिप प्रोग्राम्स अपने तेरापन समाज में हो, जनरल जैन समाज में
या कहीं पे भी हों, तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड साइन फॉर द होल कम्युनिटी टू ग्रो इन अ वे। और जो भी नए बच्चे पढ़ के आ रहे हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी अगर हो सके तो इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल थिंग फॉर द कम्युनिटी। एक क्वेश्चन है दर्श जी का, काफी रिलेवेंट क्वेश्चन है कि आज के कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में लॉयल्टी जो है वो डिमिनिश हो रही है, द लॉयल्टी इज डिमिनिशिंग। सो अपने ट्रेन करते हैं स्टाफ को, उसको ग्रूम करते हैं, उसको सारी चीजें सिखाते हैं, बताते हैं, और उतने में उसके जाने का टाइम आ जाता है। हाउ टू रिटेन पीपल, टू रिटेन गुड पीपल, सम इनपुट ऑन दैट प्लीज। I think it's a combination of too many factors to touch on a few of them। कि एक तो जो भी आदमी आप रख रहे हो उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना आपके बस में होना चाहिए। आपने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन वाला आदमी रख लिया और आप उसकी एक्सपेक्टेशंस 3 साल के बाद मीट नहीं कर पा सकते, तो वो आदमी चला जाएगा। आदमी जो एक बहुत कम एक्सपेक्टेशन से एक नीड बेस्ड आदमी आया है, उसकी एक्सपेक्टेशन आप हो सकता है ज़्यादा टाइम तक ले सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लॉयल्टी इज नॉट कि कोई एक चाबी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में इंग्रेन होनी चाहिए, तभी हो पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन के होल पूरे सपोर्ट सिस्टम में जब एक, जैसे हमारे केएलजे ग्रुप में काफ़ी लोग हमारे यहाँ पे मौजूद भी हैं, हमारा एक फैमिली एटमॉस्फेयर है कि सब एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ ध्यान में है कि ये जैन साहब और ये परिवार उनके लिए खड़ा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट होता है हर एक के माइंड में कि अगर कोई तकलीफ आने पे द मैनेजमेंट विल स्टैंड बाय देम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लॉयल्टी। मैं किसी को और आपको एक डिटेल करनी हो तो मैंने एक और ऐसा प्रोग्राम देखा था और एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ आउटसाइड केएलजे ग्रुप की भी, कि जिस टाइम बॉम्बे में 26/11 का अटैक हुआ था ताज होटल में, आप लोग सब, काफ़ी लोगों को पता होगा कि उस ताज होटल में से एक भी एम्प्लॉई उस होटल को छोड़ के नहीं गया था जब तक सारे कस्टमर्स वहाँ से इवैक्यूएट नहीं हो गए थे। नॉट इवन वन एम्प्लॉई ऑफ ताज होटल्स लेफ्ट दैट होटल। इस टाइप की लॉयल्टी उन्होंने डेवलप की, नॉट इन 1 year और 5 years, ओवर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ टाटा ग्रुप। तो ये चीज़ें ओवर मेनी years इट इज इंग्रेन्ड इन द कल्चर टू गेट द लॉयल्टी ऑफ योर पीपल। आई होप दैट आंसर्स राइट। फेसबुक पे भी काफी सारे व्यूअर्स इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा एक क्वेश्चन अपना फेसबुक पे है, जिगर लीला चपलोत जी का। उनका क्वेश्चन है, सर, हाउ टू कीप ऑन मोटिवेटिंग द स्टाफ व्हिच आर नॉट who do not have a professional attitude, and in this time of corona where business will go down, so how to introduce professionalism into the business? आई थिंक दो एस्पेक्ट उन्होंने पूछे हैं कि एक तो कोरोना का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट इज हाउ टू कीप योर पीपल मोटिवेटेड टू बी मोर प्रोफेशनल। आई थिंक द फर्स्ट पार्ट इज मोर अ कंटिन्यूस एफर्ट कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से इंटरेक्ट करते हुए हमेशा रोजमर्रा के इंटरेक्शन में मालूम पड़ते रहना चाहिए कि कौन आदमी अपनी ड्यूटीज ठीक से कर रहा है या कौन आदमी लैग कर रहा है। हमारे कंपनी में भी जैसे एनुअल रिव्यूज होते हैं या कोई भी कंपनी में, छोटी बड़ी कंपनी में हर तरह के HR रिव्यूज होते हैं। आप अपने जो आदमी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे लगे कि वो कहीं फॉल्टर कर रहे हैं, उनकी डेफिनेटली 1-to-1 काउंसलिंग पहले होनी चाहिए कि उनके मन में कोई तकलीफ है, उनके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई उनके मन में ऐसा भय या राग द्वेष फंसा हुआ है, किसी की ईगो फंसी हुई है जिसके कारण वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर
आप या आपकी एचआर टीम या आपके मैनेजर्स इस ऐसे चीज़ों को बाहर निकाल सके तो वो आदमी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे आ सकता है। इन सब के बावजूद भी ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होंगे जो अंडर परफॉर्मर्स रहेंगे। एट सम पॉइंट यू माइट हैव टू टेक अ कॉल कि उनको या तो वो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेंगे नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे, या उनको आपको ऐसे रोल में रखना पड़ेगा जो वो बिजनेस को उतना अफेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मोटिवेशन तो ऑन अ डेली रूटीन बेसिस हर आदमी को आपको देखना पड़ेगा कि कौन आदमी किस तकलीफ से गुजरा है। किसी के कोई घर परिवार में तकलीफ हो गई, somebody is going through a big personal trouble और उसके कारण वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको भी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उसको एड्रेस कर सके। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में आपने कोरोना के टाइम में पूछा कि आज कल ऑलरेडी पापा काफ़ी बातें इस बारे में बोल चुके इस फोरम में कि इस टाइम को जितना सब लोग बढ़िया तरीके से अपनी फैमिली और अपनी खुद की इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए यूज़ कर सकें, कोई नए चीज़ें, कोई नया ज्ञान ले सकें, कोई कोर्स कर सके, कोई नई हॉबी डेवलप कर सके, कोई अपने परिवार के साथ जितना टाइम इतने सालों में नहीं मिला उनके साथ एक स्वार्थ बनाने में कर सकें। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैं देख रहा हूँ इस कोरोना के लॉकडाउन में जितना लोग घर में भी बैठे सब कंसर्न्ड है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई जूम कॉल पे लगा हुआ है, हर आदमी अपनी ड्यूटी जहाँ तक जो घर बैठे भी कर सके वो करने की कोशिश कर रहा है। तो इस हारमोनियस जुड़ाव को आगे लॉकडाउन खुलने के बाद हर कंपनी अपने यूज कर सके कि इफ आफ्टर एवरी क्राइसिस देयर आर अपॉर्चुनिटीज, तो हाउ यू कैन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे कम आफ्टर दिस लॉकडाउन इज ओवर will be the key for growth of and survival of the organizations also. Thank you. Thank you भैया। एक मैसेज आया मेरे पास में तो अनम्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट। केएल जैन अंकल कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेलो विजय जी। हाँ प्रणाम विजय जी। विजय जी आई कैन हियर यू। ऐसा अजीब मौका मिला है कि बेटा बोल रहा हो और बाप सुन रहा हो। ये मौका आपने जो टीपीएफ ने दिया है ये अपने आप में बड़ी चीज है और ये मेरे लिए बड़ी आत्मसंतोष की बात है। जितना मुझे प्यार से सुना उससे बढ़िया प्यार से मेरे बेटे को सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ। वो सुन भी नहीं रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। आगे क्या ठीक बोलना, आगे क्या करना ये भी देख रहा हूँ। धन्यवाद विजय जी ऐसा मौका प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू अंकल। मैं कल वाली बात याद करता हूँ अंकल। तो कल आपने बोला था कि जो गाइडेंस है आजकल मैं अपने बेटों से ले रहा हूँ, ना कि ज्यादा दे रहा हूँ। तो आई बिलीव देखिए कल आप थे, आज भैया हैं हमारे साथ। ये पापा का बड़प्पन और छूट है जो पापा ये कह रहे हैं। गाइडेंस और छूट तो पापा ने दी हुई है ना हमको शुरू से। ठीक बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने। अगला क्वेश्चन आया सर विनोद संचेती जी का अपने पास में। अगर कोई फेलियर हो तो बिजनेस बार बार बदलना चाहिए या उसी बिजनेस में मेहनत करते रहना चाहिए? अगेन इस क्वेश्चन के दुनिया में दोनों आंसर्स हैं सही, और दोनों तरफ के आंसर्स बहुत मिलेंगे। कि काफ़ी लोगों ने बिजनेसेस काफ़ी चेंज करने के बाद सक्सेस प्राप्त की, और काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो उसी बिजनेस में लगे रहे एक्सीलेंस के लिए और तब सक्सेस प्राप्त की। हम शुरू से पापा जिस बिजनेस में लगे उस बिजनेस में लगे रहे, उसके कारण हमको एक्सीलेंस मिली, उसमें परफेक्शन लेवल तक पहुंच सके, इसलिए हमारी सक्सेस आई। कि पापा को बहुत बिजनेस आइडियाज़ या बहुत लोग कभी लेके आते थे कि भाई ये काम कर लो या ये काम कर लो, तो पापा उन पे ध्यान नहीं देते थे कि मेरे को मेरा बिजनेस ही संभालना है, इधर उधर के काम नहीं देखने। विच उसमें बहुत बढ़िया फोकस मिला पापा को और हमारे ग्रुप को भी कि हम अपने बिजनेस में बहुत फोकस्ड रहे, जो काम कर रहे हैं उसमें बिजी रहे और एक्सीलेंस और परफेक्शन ले सके। और
ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरे भी एग्जांपल हैं। अमेज़न जेफ बेजोस का पहला बिजनेस नहीं था, काफ़ी सक्सेस और फेलियर्स के बाद वो अमेज़न तक पहुंचे थे। तो मैं इसका सही और गलत जवाब नहीं बोलूँगा इसमें। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स पर्सनैलिटी। कुछ आदमियों की हैबिट होती है कि एक काम लेंगे, कुछ हद तक बढ़ाएंगे, उसको बेच के दूसरे काम में लगेंगे या उसको छोड़ के दूसरे काम में लग जाएंगे। उनमें वो पेशेंस नहीं होता कि एक बिजनेस को 20, 30, 40 साल तक कर सके। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एंड कल्चर कि व्हाट ही वांट्स एज अ ओनर। जी भैया, थैंक यू। भैया फेसबुक पे एक क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में अभी, जिसमें सीए कुलदीप कोठारी जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू assess the risk associated with a business venture, specifically when you are entering into a new domain. तो रिस्क असेसमेंट कैसे करी जाए नए डोमेन में घुसने से पहले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के लिए। आई थिंक कोई भी रिस्क एनालिसिस के लिए जब तक आप उस बिजनेस की कंप्लीट डेप्थ में नहीं जाते तब तक आपको थोड़ी ऊपरी रिस्क एनालिसिस मिलेगा। आज बहुत सारे बिजनेसेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बहुत कम कॉस्ट में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, कभी ऑनलाइन या कोई कंसल्टेंट से। उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो दिखा भी देंगे कि उस बिजनेस में क्या प्रोजेक्टेड है, क्या प्लस माइनस, वो काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे। बट उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे अगर लोग बिजनेस कर पाते तो हर आदमी बिजनेसमैन बन जाता। उस रिस्क का एनालिसिस तो जब तक आप उस बिजनेस की डेप्थ में फ्रॉम वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सप्लायर्स, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी, एक छोटी सी चीज भी बिजनेस को सक्सेस और फेलियर में बदल सकती है। आपके पास बहुत बढ़िया सप्लायर है, बहुत बढ़िया कस्टमर है, कैपिटल भी है, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं चली, आपने जो बिजनेस में टेक्नोलॉजी पे आपने इन्वेस्ट किया वो फेल हो गई तो आपका बिजनेस फेल हो गया। आपकी हर चीज़ें बढ़िया है और एक चीज नहीं है तो वो माइनस पॉइंट उस चाबी की तरह बन जाता है कि जिस चाबी के बिना वो गाड़ी चल नहीं पाती। तो बिजनेस इज सक्सेसफुल when all the risks are taken care of. Even 1 or 2 or 3 open risks are enough to damage a business to criticality. तो जब तक हम उसकी कंप्लीट डेप्थ में नहीं जाएंगे बिजनेस की, तब तक रिस्क एनालिसिस नहीं कर सकते। और उस रिस्क एनालिसिस के ऊपर जो एंटरप्रेन्योरशिप की गट फीलिंग है, बहुत जगह आपको बहुत प्रोफेशनल्स कोई बिजनेस के माइनस पॉइंट्स बता सकते हैं कि इसमें ये तकलीफ आ सकती है, ये तकलीफ आ सकती है, या ये नहीं होगा। उसके बाद भी आपकी गट फीलिंग होती है कि नहीं, ये तकलीफें मैं हैंडल कर सकता हूँ या ये मैं ओवरकम कर पाऊंगा। वो गट फीलिंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके बिना वो एंटरप्रेन्योरशिप कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तभी जो डिफरेंस है एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी में और एक कम पढ़े लिखे ओनर में या एंटरप्रेन्योर में, जो आदमी ज़्यादा ज्ञान करके बहुत ज़्यादा रिस्क एनालिसिस, ओवर एनालिसिस कर लेंगे तो वो कभी वो बिजनेस में घुस ही नहीं पाएगा। कुछ चीज़ें आपको 90% रिस्क एनालिसिस करने के बाद भी वो 10% आपको गट फीलिंग पे छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू भैया। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, प्रदीप कुंडलिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में कलकत्ता से, काफी देर से उन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है। मैं उनका क्वेश्चन ले रहा हूँ। मेरे चाचा जी लगते हैं। अच्छा जी, जी प्रदीप जी बताइए। नहीं, शायद आवाज नहीं आ रही है मुझे। म्यूट है क्या वो? है ना, म्यूट नहीं है, अनम्यूट कर दिया। कुछ नॉइज सी आ रही है बट आवाज नहीं आ रही। मैं उनका क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन भी आया मेरे पास।
उनका क्वेश्चन है बिजनेस सक्सेस में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आप? पहला ऑप्शन है वर्क सेटिस्फैक्शन या फिर फाइनेंशियल सक्सेस, दोनों में से किसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? वर्क सेटिस्फैक्शन एंड फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल सक्सेस, दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन है। I would definitely put work satisfaction above financial success. Financial success will be temporary unless there is work satisfaction. आपने एक साल में अच्छा पैसा कमा लिया और आपकी टीम में वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो परमानेंस नहीं रहेगी उस फाइनेंशियल सक्सेस की। तो आई फील जहाँ पे वर्क सेटिस्फेक्शन रहेगी तो फाइनेंशियल सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो आगे पीछे। तो आई वुड पुट ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू वर्क सेटिस्फेक्शन। प्रणाम काबू साहब, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू भैया। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास में जय राकेश आंटी से, वो पूछ रहे हैं व्हाट अपॉर्चुनिटीज डू यू थिंक आर देयर इन इंटरनेशनल मार्केट, स्पेसिफिकली थाईलैंड? हमारे कुछ थाईलैंड के कोलीग्स भी इस टीम इस वेबिनार में हैं। थाईलैंड इज़ अ गुड प्लेस टू वर्क, काफ़ी अच्छी कंट्री है वर्क पर्सपेक्टिव से, ब्यूरोक्रेसी काफ़ी कम है। आई मीन यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि आज वहाँ हमने 2008 में जब कंपनी सेटअप की तो फ्रॉम कंसेप्शन टू कंपनी स्टार्टअप हमारे को कोई ऊपरी खर्चा कोई वहाँ पे 10,000 रुपये भी नहीं करना पड़ा होगा। हर चीज़ सिस्टमेटिक है और उसके प्रोसीजर्स लेड आउट हैं। वी डिड नॉट हैव ट्रबल इन दैट फ्रंट। वहाँ की मैन पावर बहुत सिस्टमेटिक है, उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो फॉलो करेंगे। अपने इंडिया में मैन पावर भी अच्छी है बट वो काफ़ी जगह वर्कर्स अपना जुगाड़ और दिमाग लगाने में लगते हैं। जुगाड़ या रास्ता निकालने में इंडियन मैन पावर ज़्यादा अच्छी है और सिस्टम और वर्क फ्लो फॉलो करने में थाई मैन पावर ज़्यादा अच्छी है। तो एनी प्लेस, एनी बिजनेस रिक्वायरिंग a good level of organized manual workforce, जैसे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं या मेडिकल डिवाइसेस हैं, सर्जिकल ग्लव्स टाइप के बिजनेसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, असेंबली प्लांट्स हैं, जहाँ मैनुअल परफेक्शन लेबर की चाहिए, उन टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए थाईलैंड अच्छी जगह है। एंड ऑफ कोर्स टूरिज्म के लिए तो है ही, थाईलैंड इज अ बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर द होल वर्ल्ड, सो इट्स अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। लास्ट के पास 5 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं क्योंकि क्वेश्चंस की जो जड़ियां लगी हुई है, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो I'm taking the last 5 questions. पवन दोषी जी ने फेसबुक पर क्वेश्चन किया है, in today's business scenario profits are shrinking, overheads are rising, lots of competition is also there, so please give an overview on how to move out of this. ये सिनेरियो मेरे ख्याल से आज नहीं, ये हमेशा से है। ये हमको आज दिखने में लग रहा है कि प्रॉफिट्स आर श्रिंकिंग, ओवरहेड्स आर इंक्रीजिंग या कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। ये एट डिफरेंट डिग्रीज हर इंडस्ट्री में हर टाइम पे रहा है। हम लोगों ने जब प्लास्टिसाइजर बनाना चालू किया तो हमारे से पहले काफ़ी बड़ी कंपनियां बनाती थी प्लास्टिसाइजर्स, एंड दे वर यूज्ड टू वेरी बिग मार्जिन्स। मतलब प्राइस उस टाइम कम होते थे बट मार्जिन ज़्यादा होता था। जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस किया, इंडियन मार्केट ओपनड अप, यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ी, तो मार्केट ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ स्पेशलिटी प्रोडक्ट एंड हाई मार्जिन टू अ वॉल्यूम एंड लो मार्जिन प्रोडक्ट। उस सिनेरियो में पापा और हमारी कंपनी उस टाइम अडेप्ट कर सकी उस नए बिजनेस सिनेरियो को, इसलिए हम सक्सेसफुल रहे और अभी तक रहे। हमारे से पहले प्लास्टिसाइजर बनाने वाली कंपनियां एक को छोड़ के बाकी सारी बंद हो गई कि दे बिकेम सो यूज्ड टू वेरी हैवी मार्जिन्स कि वो इस हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस में मॉडल में सर्वाइव नहीं कर पाए। तो यू हैव टू prune adapt your organization continuously। आपके अगर ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं
मार्जिन्स कम हो रहे हैं, unless you are able to innovate either with new products or increase your volumes, that your overheads are distributed over a larger number of volume, तो आपका डेफिनेटली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। आपको अपनी स्पेशलिटी देखनी चाहिए। किसी आदमी की स्पेशलिटी होती है कि मेरे को नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करने हैं और हाई मार्जिन प्रोडक्ट में रहना है। किसी की स्पेशलिटी होती है कि मेरे को तो काम बल्क में करना है, मार्जिन में कम भी कर सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू इनोवेट एवरी डे। तो पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक एट देयर स्ट्रेंथ, वेदर देयर स्ट्रेंथ इज इन वॉल्यूम बिजनेस और इन स्पेशलिटीज। स्पेशलिटीज में है तो कंटिन्यूस इनोवेशन होना चाहिए, और वॉल्यूम्स में हो तो आप कंटिन्यूसली आप इंक्रीज्ड वॉल्यूम में कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, तो ही आपका सर्वाइवल है। That's my... थैंक यू भैया। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ निरंजन जी का। निरंजन जी पूछ रहे हैं, सर इतने सालों में आपको कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा, वो कैसे मैनेज करते हैं, इसके पीछे का मंत्र क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, निरंजन जी ने नहीं देखा होगा, बट गुस्सा कभी कभी तो आता है मेरे को भी। आई थिंक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या मेरे टीम मेंबर के साथ, आई डोंट वांट टू कोट द नेम राइट नाउ, बट मैं कभी गुस्सा हुआ हूं तो कोई पर्सनल रीजंस, कोई टीम मेंबर ने काम अच्छा किया या खराब किया या नफा हुआ नुकसान हुआ, उस बात पे मैं गुस्सा नहीं होता जनरली। बट किसी ने किसी दूसरे आदमी की डिसरिस्पेक्ट की, या किसी ने मतलब एक ह्यूमिलिटी के साथ नहीं बिहेव किया या दुर्व्यवहार किया किसी के साथ, तो डेफिनेटली मैं गुस्सा काफ़ी हुआ भी हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ऐसी कोई चीज़ है जिसमें कहीं पर्सनल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली मेरे को भी गुस्सा आया है ऑर्गेनाइजेशन में। बट या फॉर बिजनेस रीजंस जनरली मेरे को गुस्सा कम आता है। एंड आई थिंक इट्स अ गुरु कृपा है या पूर्वजों का आशीर्वाद है कि मेरे माइंड में ऐसे ही है। थैंक यू भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अभय अग्रवाल जी का। इन्हीं के क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चंस और ऐड ऑन कर रहा हूँ। जिस जो है क्वेश्चन का सर वो है कि इंडिया और एसएमईज, स्पेसिफिकली एसएमईज की तरफ क्या पॉजिटिविटी दिखती है पोस्ट कोविड, मतलब अब जब ये मार्केट लॉकडाउन के बाद में जब भी खुलेगा तो उसके बाद व्हाट पॉजिटिविटी शुड वी लुक एट द एसएमईज एज वेल एज इंडिया एज अ मार्केट? See, India as a market and a producing center, I would add, I think I would consider not just as a market but as a manufacturing hub. India will continue its growth path even post COVID. India की opportunities असीम हैं, और इस कोविड कोरोना टाइम से वर्ल्ड ने भी रियलाइज किया है कि जो ओवर डिपेंडेंस चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पे रही है वो वर्ल्ड के बैलेंस के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच वांट टू वर ऑलरेडी बिफोर कोरोना आल्सो लुकिंग एट इंडिया एज अ सेकंड ऑप्शन, और इस कोरोना के बाद मेरे ख्याल से और एक्टिवली लॉट ऑफ ग्लोबल कंपनीज विल लुक टू इन्वेस्ट इन इंडिया टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे एज अ बिगर मैन्युफैक्चरिंग बेस। इंडिया में एसएमईज में खासकर जो ग्रोथ की आई थिंक अनंत ग्रोथ का स्कोप है इंडिया में। एसएमईज में बोलूँ तो इंडिया में स्मॉल बिजनेस ओनर्स में एक बहुत एक्स्ट्रा मेहनत और लगन है, जो हम इतना बाहर ट्रैवल करते हैं, जो और नेशनैलिटीज़ में उतनी ज़्यादा नहीं दिखती। इंडियन स्मॉल बिजनेसमैन और एनी बिजनेसमैन को कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वो रात को उठ के भी जाके चला जाएगा उसको करने के लिए। आज कोई इंडिया में दुकान वाला, हमारे कल्चर में ऐसे है कि कोई दुकान वाला बैठा है, दुकान खोल के उसका बंद करने का टाइम हो गया और उसके पास 4 ग्राहक और आ गए, तो वो उसकी हैबिट में रहेगा कि वो उन 4 ग्राहकों को सर्व करके जाए। आज ओवरसीज बहुत जगह जाएंगे, यूरोप या यूएस में अगर उसका बंद करने का टाइम हो गया तो वो बंद करके चला जाएगा, बोलेगा सब कल आना। तो ये जो एक्स्ट्रा एंटरप्राइजिंग नेचर है
स्मॉल बिजनेसेस का इंडिया में to innovate, to work through the hardships that whatever hardships come will take SMEs in India to a greater heights in the future, and they will be the forefront of growth. On one side, large corporations, multinationals India में भी आएंगी, but these SMEs are the gist or the base of Indian strength, is the strength of India. और ये ही इंडिया को आगे बड़ा करेंगे. थैंक यू भैया. लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ. सोनाली जैन जी पूछ रही हैं कि वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, प्लीज गाइड अस ऑन टू सिचुएशंस. दो सिचुएशंस दिए उन्होंने. पहला सिचुएशन उन्होंने दिया है सर कि वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द ओनर एंड द प्रोफेशनल व्यू पॉइंट, व्हाट शुड वी डू इन दैट पर्टिकुलर केस. पहला पॉइंट ये है. दूसरा है जूनियर का इश्यू है सीनियर के साथ में और वो अपने ओनर की तरफ देख रहा है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए. मैं नाम आपसे रिपीट कर, नाम साफ नहीं सुनाई दिया मेरे को. किसने क्वेश्चन पूछा? सोनाली जैन. सोनाली जैन. सोनाली भाभी ने. अच्छा. I think just to answer in a broader perspective for everybody, डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रोज़मर्तबा भी आते हैं और कई बार बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स टाइम एंड अगेन आते हैं. रोज़मर्तबा के कॉन्फ्लिक्ट्स रोज में कि भाई ये ऑपरेशन कैसे करना, डिसएग्रीमेंट्स भी होती हैं, टीम मेंबर्स में भी होती हैं और प्रोफेशनल और ओनर में भी होती हैं. ऐसे केस में सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने शुरू में कहा था हार्मोनियस कम्युनिकेशन का, अगर वो टीम मेंबर्स अपने अपने पक्ष बढ़िया तरीके से रख सकते हैं एक दूसरे के सामने, तो खुद ही उनको दोनों को सोल्यूशन दिखेगा. और कई बार मतलब आई वुड से वेरी इनफ्रीक्वेंटली मे बी द ओनर हैज टू प्रिवेल, एंड देयर विल बी मेनी टाइम्स कि ओनर को प्रोफेशनल का व्यू ऑनर करना उसके हित में हो कि कुछ चीज़ें ओनर एज अ ओनर वो नहीं देख पा रहा, प्रोफेशनल उसको बेटर गाइड कर रहा है, तो अपना व्यू से मोह छोड़ के प्रोफेशनल का व्यू भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इवन इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज. सो देयर विल बी, आई थिंक विद हार्मोनियस कम्युनिकेशन, I feel at least 80% of these conflicts or disagreements would be sorted out, and the remaining 20%, I would put के 10% maybe the owner has to agree to the professional's view, और 10% में प्रोफेशनल को मानना पड़े कि भी ओनर जो बोल रहा है वो अपनी गट फीलिंग से बढ़िया बोल रहा है. ये तो हुआ ओनर और प्रोफेशनल के बीच में. और बिटवीन जूनियर और सीनियर अगर दो लेवल्स, चाहे वर्कर और उसके सुपरवाइजर में और या कोई क्लर्क और मैनेजर में आपस में मतभेद है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ओपननेस हमेशा होनी चाहिए कि वो ऊपर तक जाके अपनी प्रॉब्लम को एटलीस्ट प्रोजेक्ट कर सके. जहाँ पे वो कम्युनिकेशन रुक गई कि किसी को अपने बॉस से प्रॉब्लम है तो वो किसी और के पास जा ही नहीं पाएगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सफ़र करेगी. हमारे जस्ट टू कोट एन एग्जांपल, हमारे ऑफिस में पापा का और मेरे कैबिन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, एंड एनीबडी फ्रॉम अ वर्कर टू पियोन टू क्लर्क और अ मैनेजर, एनीबडी एंड एवरीबडी इज फ्री टू कम एंड स्पीक टू अस. ये फेथ और कॉन्फिडेंस उनमें है. आज हम लोग फैक्ट्री भी जाते हैं तो एक वर्कर को ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे को कोई तकलीफ होगी तो मैं जाके पुष्प जी या जैन साहब से जाके भी बात कर सकता हूँ. ये कॉन्फिडेंस देना थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है जब भी कोई ऐसा हायरकियल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा. तो भैया एक मैसेज मेरे पास आया है नगराज जी का मलेशिया से. सो इज कांग्रेचुलेटिंग यू, और अंकल के जो अंकल ने जिस तरह का कल्चर बिल्डअप किया है KLJ ग्रुप में, उसके लिए बधाई दे रहे हैं सबको. नागराज जी इज आवर हेड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशन, सिंगापुर एंड मलेशिया के हेड है. ओके.
और हेमंत भैया का भी मैसेज आया, कॉम्प्लीमेंट्स टू माय यंगर ब्रदर फॉर सच अ बैलेंस्ड रिस्पांस ऑन ईच एंड एवरी फैक्ट, सो प्राउड ऑफ यू। तो हेमंत भैया का मैसेज आया। मैं लास्ट में एक और अनम्यूट कर रहा हूँ, सुयश राज नाहटा जी को कुछ कहना चाह रहे हैं वो। सुयश जी, सुयश जी, सुयश वीडियो में नहीं दिख रहा, मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत आ रही है, राइट। तो एट द एंड ऑफ इट मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा और उसके बाद में मैं सीए छवि बेंगानी जी है हमारे साथ, तो उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाऊंगा। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट। आज शाम को 7 बजे टीपीएफ सक्षम प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट पर और ई-वे बिल पर। इस पर काफी डिटेल डेलिब्रेशंस होंगी, तो जो भी सुनना चाहे और इससे लाभान्वित होना चाहे जरूर से हमें ज्वाइन करें टीपीएफ सक्षम प्रोग्राम में। 7 से 8:30 का प्रोग्राम चलता है ये, और इसमें बढ़िया रहता है। दूसरा, टीपीएफ शिखर स्वर में कल हम मिलेंगे राजलक्ष्मी गोलछा जी से, सो रूबरू विद राजलक्ष्मी गोलछा जी सुबह 10 बजे, तो जरूर से हमें ज्वाइन करें उसमें भी। और सीए छवि बेंगानी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। छवि जी हमारे सेंट्रल जोन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए। छवि जी, am I audible? Yes, you are audible. Thank you, Shilvia. And I would also like to thanks पुष्प जी कि उन्होंने जिस तरीके से सिंप्लिसिटी और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जो बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनलिज्म एंड ऑनरशिप के बारे में जो हमें चीजें बताई कि हम उसको किस तरह से, चाहे वो फॉर्मूला रेसिंग 1 का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो, या फिर जैसा उन्होंने बताया कि जो एक फाउंडर मेंबर होता है उनसे हमारे जो ग्रुप होता है उसमें हमें एक राइटिंग प्रिंसिपल और कल्चर मिलता है, और जो प्रोफेशनलिज्म हम तभी एक सही है या बेस्ट प्रोफेशनल वही होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, कल्चर को इम्प्रूव करे, या मैं बोलूँ मैं मेरी लैंग्वेज में कि जो हमारी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करे समवेयर कहीं ना कहीं। बीइंग ए सीए आई वुड से कि जो हमारे फाइनेंशियल्स, बिकॉज आई एम ए सीए, तो मैं उस चीज को बोलूंगा कि जो हमारे फाइनेंशियल्स को, हमारी बैलेंस शीट को ज्यादा इम्प्रूव करे, और जो अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल हैं वो अपनी फील्ड की चीजों को यदि वो इम्प्रूव करते हैं। और जो बेस्ट चीज मुझे लगी आज पुष्प जी की, वो ये थी कि जो उन्होंने संपतलाल जी नाहटा बावसा के रिप्लाई में जो बोला कि वो और केएल जी बावसा के बीच में जो मन का ध्यान रखना और रेस्पेक्ट करना, दैट इज अ वेरी, मतलब मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन लगी वो, दैट इज मन का ध्यान रखना और मन का रिस्पेक्ट करना। आई हैव नोटेड इट इन माय नोटबुक कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज बोली कि हमें हमारे जो एल्डर हो या यंगर हो उनके मन का ध्यान रखना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक पर्सनली थैंक यू बोलूंगा कि एक बहुत ही अच्छी चीज थ्रू आउट द लाइफ के लिए आपने हमें, और जो भी मेंबर लाइव हैं उन सबको ये एक बहुत ही अच्छी चीज बताई है आपने कि हमें कैसे एक दूसरे का मन का ध्यान रखना है और एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करना है। सो एट द एंड, फ्रॉम टीपीएफ फैमिली, फ्रॉम ऑल दी पर्सन ऑफ द टीपीएफ, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर अ डेलिब्रेशन। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जिस तरह से हम सभी को चीजें समझाई, क्वेश्चन आंसर का आपने जवाब दिया, उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। Thank you. I would like to add thanks to TPF team, especially Shril and also Chaviji and the whole TPF team for organizing these series of webinars and giving me the opportunity to present my views with so many people listening. And ऐसा ही बढ़िया काम करते रहें TPF, इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए भी। पेशेंटली आप लोगों ने सुना मेरे को, तो जितने भी लोग प्रेजेंट हो सके सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय जिनेंद्र। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये क्रम में मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जो केएलजे ग्रुप के जितने भी टीम मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ में मिलके उस भैया को सुना, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बताना चाहूंगा ये प्रोग्राम अपना रिकॉर्डेड है और फेसबुक पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। लिंक्स आप लोगों के साथ में शेयर होते रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और आगे भी होते रहेंगे, तो जरूर से ज्वाइन करें। और जो प्रोफेशनल्स, तेरापंथी प्रोफेशनल्स ने अभी तक तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम जैसा जो एक सशक्त माध्यम है अपने समाज को और ज्यादा सशक्त करने का, उसे ज्वाइन करें। और ओमरम भैया बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल। निर्मल जी आपका भी है, सॉरी। थैंक यू वेरी मच।